दोस्तों आपके मन में आता होगा कि समाजशास्त्र में अगर 100 में 100 नंबर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मज़ा तब आएगा ना जब 100 नंबर मिलेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको तरीका बताऊंगा जो 100 में 100 नंबर आपको दिला कर जाएगा। समाजशास्त्र में एक जेन्युइन तरीका, वो तरीका जो अभी तक किसी ने नहीं बताया है, वो तरीका मैं बताऊंगा। अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं समाजशास्त्र में, जीरो पढ़ाई हुई है आपकी, तो घबराइए मत, एक बार मुस्कुराइए। आप सीबीबी आर्ट क्लास पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको सही तरीका बताया जाएगा कि समाजशास्त्र में कैसे आंसर बनाकर लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पेपर पैटर्न देख लीजिए, मैं इसी मॉडल पेपर के जरिए आपको बताने वाला हूँ कि आंसर बनाकर कैसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है उसमें कुछ बनाने लायक तो है नहीं। आ जाते हैं सीधा हम लोग कहाँ पे, अतिल उत्तरीय प्रश्न पे, जहाँ आप उत्तर बनाकर लिखेंगे। तो ये रहा आपके सामने लघु उत्तरीय प्रश्न, जहाँ पे आपको 25 शब्दों में आंसर लिखना है और 3 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। कैसे आंसर को प्रेजेंट करेंगे आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है, ग्रामीण समाज के 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब 3 नंबर का प्रश्न है, 3 विशेषता पूछ लिया है। अब आपको मान लो इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो कैसे इसके बारे में आप लिखेंगे। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और पहले आपको करना क्या है, अपनी कॉपी में ऐसे एक हेडिंग बनानी है और वहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर। ठीक है, पहला काम प्रश्नोत्तर नंबर। फिर एक हेडिंग बनाना है, आपको लिखना है उसमें हेडिंग से जो क्वेश्चन है उसी से आपको हेडिंग बनाना है। लिखा है ग्रामीण समाज के 3 विशेषताएं, तो यहाँ तक आपका हेडिंग बन जाएगा। और फिर इसके बारे में यहाँ पे 3 पॉइंट आपको लिखना है, 3 नंबर आपको देकर जाएगा। सवाल ये है कि लिखेंगे क्या, तो आइए जानते हैं। पहले यहाँ पे क्वेश्चन पर फिर से नजर डालिए, लिखा है ग्रामीण समाज, यानी समाज कैसा है, गांव में रहने वाला है, जिसे हम ग्रामीण समाज कहते हैं। तो वो समाज जो गांव में रहता है। अब आप सोचिए गांव में रहने वाले लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर सिंपल सी बात है, कृषि करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं भैया, कृषि करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ग्रामीण समाज के लोग कृषि करते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, सिंपल भाषा में। दूसरा देखिए, गांव के लोग और क्या क्या करते हैं। गांव के लोग पशुपालन करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है तो इस प्रकार से आप समझ जाना कि भैया लिखा गया पशुपालन। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ग्रामीण समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को पालते हैं, जिससे उनका जो जीवन यापन है उसी से चलता रहता है। तो इस प्रकार से लिख देंगे। तीसरे पॉइंट में आ जाइए। तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, इसमें तीसरे पॉइंट में गाँव में समाज क्या करते हैं, कैसे रहते हैं लोग, वहाँ पर रहन सहन कैसा होता है, वहाँ परिवार कैसा होता है। अच्छा, अगर गाँव में आप रहते होंगे तो आपको पता होगा गाँव में आज भी कहीं न कहीं प्रेम भावना देखने को मिलती है। आपस में लोग मिलजुल कर रहते हैं, बातें करते हैं। शहर में ऐसा नहीं होता है, शहर में अपने अपने से मतलब रखते हैं। गांव में अभी भी मतलब है लोगों से, तो इसका मतलब है गांव में जो रहते हैं वो प्रेम भावना से लोग रहते हैं, अच्छे संबंध बना के रहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये 3 विशेषता है, 3 नंबर पूरा मिल जाएगा बिना पढ़े पास होने का तरीका, जेन्युइन तरीका दोस्तों, जो कोई माई का लाल काट नहीं सकता है, वो तरीका आप यहाँ पे जान पा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला है, नातेदारी को परिभाषित कीजिए। अब आपको नहीं पता है नातेदारी क्या होता है, कहां से आ गया नातेदारी, तो कुछ नहीं करना है। पहला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको हेडिंग बनाना है। हेडिंग क्या बनेगा, हेडिंग बनेगा भैया आपका नातेदारी। ठीक है, नातेदारी का मतलब रिश्तेदारी, सिंपल भाषा में समझिए, रिश्तेदारी। अब आपको सिंपल भाषा में समझाएं, डायग्राम बना सकते हैं। मान लीजिए एक लड़की है, एक लड़का है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको कई बार ऐसे बताया भी है, ये लड़की है मान लेते हैं। ठीक है, अब एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ना तो लड़का जानता है ना तो लड़की जानती हैं, मतलब एक दूसरे को जानते नहीं हैं, अनजान है अभी। ठीक है, अनजान है, लेकिन अब इन दोनों का जान बनाते हैं। जान मतलब जान पहचान बनाते हैं। जान पहचान कैसे बनेगी, तो मैंने इनसे बात करवाया और इनसे बात करवाया। जब मैंने बात करवाया तो दोनों राजी हो गए, बातें चली, फिर आया बात भैया धीरे धीरे बढ़ गया और शादी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे शादी तक बात पहुँच गई है। बात पहले करवाया था मैंने दोनों के बीच में, लेकिन अब बात शादी तक पहुंच चुकी है। अब इनका करवा देते हैं शादी, क्योंकि शादी करना चाहते हैं तो चलिए शादी करवा देते हैं। जब इन दोनों का शादी हो जाएगा तो इस लड़के का पूरा परिवार इस लड़की के परिवार के साथ जुड़ जाएगा। जुड़ा कैसे, शादी के द्वारा। ठीक है,
तो नातेदारी बने कैसे? शादी के द्वारा। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। तो अब यहाँ परिभाषा लिखेंगे, नातेदारी या रिश्तेदारी विवाह के आधार पर बनती है। किसके आधार पर? विवाह के आधार पर बनती है। और फिर जैसे उन दोनों का विवाह करवा दिया तो विवाह होने के बाद बच्चे होंगे, जब बच्चे होंगे तो रक्त संबंधी हो जाएगा वो। ठीक, किसके संबंधी? रक्त संबंधी हो जाएगा। तो नातेदारी विवाह पर बनता है या फिर रक्त पर बनता है। तो परिभाषित कर दीजिए कि जब एक परिवार दूसरे परिवार के साथ विवाह या रक्त के माध्यम से जुड़ जाता है तो उसे रिश्तेदारी कहा जाता है। सिंपल। ठीक है, आज से लिख सकते हैं। उदाहरण के लिख देंगे कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लड़की लड़का बताया, या फिर दादा दादी बता सकते हैं, ससुर जो है ससुर बता सकते हैं, सास बता सकते हैं, जेठानी देवरानी, बहुत सारे रिलेशनशिप बनते हैं ना, तो कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं और बढ़िया पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीका। आगे देखिए, सामाजिक स्तरीकरण क्या है? ये सामाजिक स्तरीकरण भैया सेंटेंस पूछा है, कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल सेंटेंस है। पहला काम प्रश्नोत्तर नंबर, दूसरा काम हेडिंग। हेडिंग क्या बनेगा यहाँ से? सामाजिक स्तरीकरण बन जाएगा हेडिंग। अब सामाजिक स्तरीकरण में जब हेडिंग बन जाएगा तब इसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए लिखा है सामाजिक स्तरीकरण। स्तरीकरण में एक सेंटेंस छुपा है स्तर। ठीक है, स्तर यानी लेवल। जो आपका समाज है, आप अपने समाज को जरा एक बार नजर उठा के देखिए, क्या समाज में सारे लोग बराबर हैं? सभी लोग बराबर हैं? नहीं, बराबर नहीं होंगे। कुछ लोग होंगे जो ज़्यादा पैसा कमाते होंगे। ठीक है, जो ज़्यादा पैसा कमाते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मीडियम में होंगे, यानी थोड़ा सा कम पैसा कमाते होंगे, यानी मध्यम वर्ग में होंगे। ठीक है, मध्यम वर्ग में होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेचारे गरीब होंगे, जो गरीब होंगे। तो यहाँ पे अब आप यहाँ पे अपने आप से अंतर देख लीजिए। समाज में स्तर नहीं है। जो ज़्यादा पैसा कमाता होगा वो अमीर होगा, यानी वो उच्च वर्ग में आ जाएगा। जो कम पैसा कमाता होगा मध्यम वर्ग में आ जाएगा। जो बेचारा कुछ नहीं करता होगा, गरीब होगा। तो इस प्रकार से स्तर है। ये क्या है? स्तर है। तो इस प्रकार से स्तरीय जो करण है ये समाज में देखने को मिलती है और इसी को सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए फिर से देखिए, सामाजिक स्तरीकरण में लिखेंगे कि समाज में उच्च वर्ग, जो मैंने अभी आपको बताया, मध्यम वर्ग, ठीक है, निम्न वर्ग, इस प्रकार से स्तर देखने को मिलते हैं तो उसे हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। क्योंकि वो स्तर कहाँ देखने को मिलता है? समाज में। तो सामाजिक स्तरीकरण, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिकता क्या है? अब इसके बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, पहला प्रश्नोत्तर नंबर, दूसरा काम हेडिंग, और फिर इसके बारे में हेडिंग बना के यहाँ से हेडिंग बन जाएगा और इसके बारे में आप लिखेंगे। सांप्रदायिकता में एक सेंटेंस छुपा हुआ है संप्रदाय। संप्रदाय का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक संप्रदाय ए है, कोई एक संप्रदाय बी है, कोई एक संप्रदाय सी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए बी सी हैं, अगर मान लीजिए ए वाला संप्रदाय अपने आप को कहे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक है, और अपने आप को तेज तर्रार समझे और दूसरे को कम समझे अपने आप से, तो इस भावना को, इस विचारधारा को संप्रदायवाद कहते हैं। जब अपने क्षेत्र को, अपने भाषा को, अपने संस्कृति को लोग सबसे ऊपर मानने लगे, ठीक है, तो इसी भावना को संप्रदायवाद कहा जाता है या सांप्रदायिकता के नाम से जाना जाता है। जैसे आपके एक स्कूल में, आपके क्लास में बच्चे होंगे तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को 30 मार्खा समझते हैं। तो जो 30 मार्खा समझते हैं अपने आप को, वही क्या है? वो संप्रदायवाद की भावना रखते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, जो हमसे है सब नीचे हैं, हमसे तेज तर्रार कोई नहीं है। तो वो क्या है? वो संप्रदायवाद की भावना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वर्ग से आप क्या समझते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग में वही चीज़ होती है जिसे अर्जित किया जाता है। जो वर्ग होती है वो अर्जित किया जाता है। जैसे मान लो जब आप परीक्षा दोगे तो आपके क्लास में ही, आपके स्कूल में ही कोई फर्स्ट वर्ग में आएगा, कोई सेकंड वर्ग में आएगा, कोई थर्ड वर्ग में आएगा। ठीक है, कोई फेल भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा? ये वर्ग बटा हुआ है। अब जो वर्ग है, जो उच्च वर्ग में आया है, वो सेकंड वर्ग में आया है, थर्ड वर्ग में आया है। इस प्रकार से वर्ग क्या है? ये वर्ग जो है अर्जित किया जाता है। जो बच्चा जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ज़्यादा उसे वर्ग यानी उच्च वर्ग प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से समझ लीजिए जो वर्ग होते हैं वो अर्जित किए जाते हैं और वर्ग जो है वो समाज के लोगों को अलग अलग मिलता है। जैसा जिसका काम होता है वैसा उसको वर्ग मिलता है। ठीक है, अगर आप पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, कुछ कर ले जाएंगे ज़िंदगी में, तो
कहीं ना कहीं आपका जो वर्ग है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, उच्च वर्ग में चले जाएंगे। तो आपका डिपेंड करता है कि आप कैसा मेहनत करते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे हरित क्रांति के इन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। हरित क्रांति में कौन कौन से प्रभाव हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो हरित क्रांति के बारे में देखिए, हरित क्रांति लिखा है ना, ऐसी क्रांति जहां हरी हरी चीज दिखाई दे। हरी हरी कब दिखाई देगी? जैसे गेहूं की फसल हो, ठीक है, धान की फसल हो, उसमें आप खेत में चले नजर उठा के देखिए, चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हरित क्रांति में जब कृषि में उत्पादन बढ़ाया गया था तो उसका कुछ प्रभाव पड़ा था। वही 3 प्रभाव आपको बताना है। तो पहला प्रभाव देखिए, पहला प्रभाव, हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पे तो कृषि में उत्पादन बढ़ गया था। पहला पॉइंट ऐसे लिख दीजिए बना के, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें लिखिए हरित क्रांति में जो है जब उसमें इसकी शुरुआत होती है हरित क्रांति की, तो उसमें जो है अच्छी किस्म की फसलों को उत्पादन किया गया था, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिला था। तो ऐसे बना बना के सेंटेंस आप लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, हरित क्रांति में जो है इसमें लिखेंगे कि जो किसान थे उन किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, क्योंकि जब उत्पादन ज़्यादा हुआ तो किसानों को फ़ायदा भी क्या होगा? ज़्यादा होगा फ़ायदा। तो इस प्रकार से अपने सेंटेंस में बना के 3 पॉइंट लिख दीजिए, पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकीकरण का मतलब क्या होता है कि पहले लोग हाथ से काम करते थे, अब फिर इसके बाद मशीन आ गया, मशीन से काम होने लगा। अब जो हाथ से काम करते थे, हाथ को छोड़कर, यानी बहुत कम लोग हाथ से काम करते हैं, अब मशीन का सहारा लेते हैं। तो जो मशीन से काम करते हैं उसी मशीन से बहुत सारे उत्पादन होने लगे हैं। तो बहुत सारे उत्पादन को ही क्या कहते हैं? औद्योगिकीकरण कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन में क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, किसके लिए? समाज के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर सेंटेंस लिखा है सामाजिक तो ये क्या बन जाएगा? सामाजिक आंदोलन। तो समाज में कोई भी ऐसी समस्या, कोई भी ऐसी परेशानी या कोई भी ऐसी दिक्कतें आ जाती है जिसके समाज के लोग आंदोलन करते हैं अपनी हितों की रक्षा करने के लिए। मान लेते हैं, एक सिंपल भाषा समझिए, मान लीजिए आपके स्कूल में जो है 1000 रुपये डायरेक्ट फीस बढ़ा दिया जाए, ठीक है। मान लीजिए 500 रुपये आपकी फ़ीस है, ठीक है, मान लीजिए 500 रुपये फीस आपकी, और 1000 रुपये डायरेक्ट बढ़ा दिया जाए। अगर मैनेजर के द्वारा 1000 फीस डायरेक्ट बढ़ा दिया जाए तो क्या आप चुप मार के बैठेंगे? आपके घर वाले भी नहीं बैठेंगे, भाई तहलका मच जाएगी, भाई क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा पैसा कैसे बढ़ा दिए। तो इसको जो कम करने के लिए, जो समस्या उत्पन्न हुई है, इसको कम करने के लिए या इसका समस्या का समाधान करने के लिए समाज के लोग आंदोलन करेंगे, और उसी को आंदोलन को सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। सिंपल पॉइंट, ठीक है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे समाज में कानून की क्या भूमिका है? समाज में कानून की भूमिका है कि नहीं है? बहुत बड़ी भूमिका है यार भाई। अगर कानून नहीं होगा तो समाज बिगड़ जाएगा। जैसे जिसके माँ बाप नहीं होते हैं वो बच्चे उतना ज़्यादा सही रास्ते पे नहीं चलते, बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर समाज में कानून व्यवस्था ना हो तो समाज अपने मन का काम करेगा और समाज बिखर जाएगा पूरी तरह से, लड़ाई झगड़े होंगे, सब लूटपाट होगा। तो इसीलिए कानून व्यवस्था बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। तो लिख सकते हैं सिंपल। आगे है साप्ताहिक बाजार से आप क्या समझते हैं? साप्ताहिक बाजार नाम से है साप्ताहिक, मतलब 7 दिन में, यानी 7 दिन में कहीं पे बाजार लगती है, ठीक है। कोई स्थान हो आपके क्षेत्र में, कहीं लगता होगा बाजार, एक दिन होता है कि भैया यहाँ पर सोमवार को बाजार यहाँ लगेगा और मंगलवार को बाजार वहाँ लगेगा, शुक्रवार को बाजार वहाँ लगेगा। तो इस प्रकार से किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे सप्ताह में एक दिन मार्केट यानी बाजार लगता है उसे साप्ताहिक बाजार कहा जाता है। सिंपल पॉइंट है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आप इस प्रकार से अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, जहाँ पे 3 नंबर आप मिलेंगे, आपको 3 नंबर मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने क्वेश्चन आप लिखेंगे अगर 3 में से 2-2 नंबर सब पे मिल जाता है ना, तब भी बहुत है और अच्छे अंक आपको मिलेंगे। एक जेन्युइन तरीका मैंने बताया है। अब बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न कैसे लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जब आप लघुत्तरीय प्रश्न लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको 6 अंक मिलेंगे। 50 शब्दों में आपको लिखना है, कम से कम 1 पेज में आप पूरा आंसर लिखेंगे, 1 पेज में, ठीक है, तब पूरा 6 नंबर आपको मिलेगा। एक बात ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन है आधुनिक जनसंपर्क माध्यम के लाभ और हानि, इसको आपको बताना है। अब आपको इसको नहीं पता है कि लिखें क्या, कैसा क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है, कोई बात नहीं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसके बारे में आपको लिखना है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में, कैसे लिखेंगे? पहला काम प्रश्नोत्तर नंबर, दूसरा काम हेडिंग। हेडिंग क्या बनेगा? आधुनिक
जनसंपर्क माध्यम के लाभ और हानि। तो पहले आप बताएंगे कि आधुनिक जनसंपर्क के माध्यम कौन कौन से हैं, फिर उसके लाभ कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद हानि कौन कौन से हैं। इस प्रकार से 3 हेडिंग आपकी बनेगी। ठीक है, हेडिंग क्या बनेगा वही मेन ध्यान रखना है आपको। पहला हेडिंग क्या बनेगा, आधुनिक जनसंपर्क के माध्यम कौन कौन से, ये पहली हेडिंग। फिर लिखेंगे दूसरा, आधुनिक जनसंपर्क के जो है लाभ कौन कौन से हो रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरा हेडिंग, आधुनिक जनसंपर्क के हानि कौन कौन से हैं। इस प्रकार से 3 हेडिंग आपका बनेगा। तो पहली हेडिंग में क्या लिखेंगे, आधुनिक जनसंपर्क के माध्यम, इसमें आप यहाँ पे लिखेंगे इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस है जनसंपर्क। जनसंपर्क का मतलब क्या है, जन मतलब लोग होते हैं। ठीक है, लोगों से संपर्क करना। लोगों से संपर्क कैसे होता है, जैसे आज के दिन में सबसे बड़ा जो माध्यम है वो क्या है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सबसे बड़ा जनसंपर्क है। ठीक है भैया, सोशल मीडिया सबसे बड़ा जनसंपर्क है। और कुछ पलों में ही, घंटों में ही या फिर 2-3 दिनों में ही लोग बहुत दूर तक फैल जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, अपनी बातों को दुनिया तक पहुंचा देते हैं। तो क्या है, जनसंपर्क का माध्यम है। ठीक है, आधुनिक युग ना, मॉडर्न ज़माना है ना, तो मॉडर्न ज़माने में सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो कि आप ऐसी सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। ठीक है, ये सब क्या है, जनसंपर्क के माध्यम है। अब इनके लाभ और हानि आप नहीं जानते, लाभ क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल चलाते हैं, उसका क्या लाभ हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। जैसे आप पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो तो आपको लाभ मिल रहा है। कुछ लोग हैं जो शॉर्ट वीडियो रील्स फालतू को देखते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, उनको हानि हो रहा है। तो उसी के बारे में तो आपको लिखना है, मोबाइल से क्या हानि हो सकती है, क्या लाभ हो सकता है। जनसंपर्क उससे भी तो होता है, रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, इन सब से क्या हो रहा है, जनसंपर्क हो रहा है। तो उसके लाभ और हानि लिखिए बना बना के सेंटेंस को। समझ गए इतना। ठीक है, आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। अब आपको क्वेश्चन का उत्तर नहीं आ रहा है तो कैसे क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है भारत में राष्ट्रीय एकीकरण, यानी भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्य में इतनी जनसंख्या है। ठीक है, और अलग अलग भाषाएं हैं उनकी, अलग अलग उनकी संस्कृति है, अलग उनकी पहचान है। एक राष्ट्र में बांधना, एकीकरण करना मतलब बांधना, एक करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, कई सारी जातियां हैं, कई सारे धर्म हैं, कई सारी भाषाएं के लोग रहते हैं यहाँ पे। मतलब कि कहने का मतलब है कि इतने बिखरा हुआ रूप को एक करने की प्रक्रिया है। अब उसको आप एक में मिलाने की बात कर रहे हैं, एक करने की बात कर रहे हैं, तो समस्याएं बहुत सारी आ सकती हैं। जैसे क्या क्या समस्या आ सकती है, जैसे राष्ट्रीय एकीकरण में समस्या क्या आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे धर्मवाद है ना, धर्म की प्रधानता है। तो यहाँ पे सबसे प्रमुखता जो है वो धर्म है, और लोग अपने अपने धर्म में रहना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से धर्म को भी कहीं न कहीं एकीकरण में जोड़ने की प्रक्रिया शामिल की जा सकती है। लोगों की भाषा जो है, ठीक है, जैसे कोई मराठी बोलता है, कोई तेलुगु तमिल बोलता है, तो जो तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी ये सब बोलते हैं, उन सब को एक में बांधने की चुनौती है। ये भी समस्या है, भाषा समस्या है। ठीक है, धर्म समस्या है, जातिवाद समस्या है, संप्रदायवाद समस्या है। ये सब क्या है, समस्या तो समस्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। 6 अंक आपको मिलेंगे, लिखिए बना कर, समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे भी क्वेश्चन को उत्तर आप इन्हें भी ऐसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखेंगे उसका भी थोड़ा हिंट आपको दे देते हैं। दोस्तों, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन बनाकर लिखोगे तो यहाँ पे 150 शब्दों में आपको लिखना होगा। 8 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन है, भारत में जन्म दर और मृत्यु दर के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो नीचे अथवा करके दिया रहता है कि भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की भूमिकृत विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों में से कोई एक करना होगा। दोनों नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कैसे इसका आंसर लिखेंगे। पहला काम प्रश्नोत्तर नंबर, दूसरा काम हेडिंग। हेडिंग क्या लिखेंगे, भारत में जन्म दर और मृत्यु दर के उत्तरदायी कारक। यहाँ तक आपका हेडिंग बन जाएगा। कौन कौन से कारक है, कारक मतलब कारण कौन कौन से हैं जो जन्म दर और मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं, ये आपको कारण बताना है। ठीक है, तो जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जन्म की बात हो रही है, और मृत्यु दर नाम से स्पष्ट है कि मरने की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो 100 बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है, 100 बच्चे पैदा हुए तो 100 बच्चों का जन्म हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब 100 में से कितने की मृत्यु हो गई है, जैसे मान लो 10 की मृत्यु हो गई है, तो ये मृत्यु दर हो जाएगी। तो इसको सिंपल भाषा में लिखिए, पहले जन्म दर के बारे में बताएंगे,
फिर मृत्यु दर के बारे में बताएंगे, फिर उसके कौन कौन से कारक हैं। कारक का मतलब कि जन्म दर, जैसे कि जन्म दर कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पे अनुकूल जलवायु पाई जाती है, ठीक है, जहाँ पे जैसे जल्दी शादी होगी तो जल्दी बच्चे होंगे। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप सेंटेंस बना बना के लिखेंगे। मृत्यु दर, अगर चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलेगी और अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो लोग ज़्यादा मरेंगे। तो इस प्रकार से इसके कारक को आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा, अथवा करके दिया रहता है, भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की भूमिकृत या वर्गीकृत की विवेचना कीजिए। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो आधुनिक समाज है उसके बारे में आपको लिखना है। तो पहला काम प्रश्नोत्तर नंबर डाल दीजिए, दूसरा काम हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग क्या बनेगा, भारतीय समाज में आधुनिकीकरण है, ठीक है। इस प्रकार से आपका हेडिंग बन जाएगा। अब इसके बारे में आप लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि जो आधुनिकीकरण है ये है क्या, और भारतीय समाज कैसे आधुनिक युग में प्रवेश कर रही है या कर चुकी है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो समाज के लोग हैं वो पुरानी जो परंपराएं होती हैं उसको छोड़कर जब नई चीज़ें इस्तेमाल करने लगते हैं तो उसे हम कहते हैं आधुनिकीकरण, मॉडर्न ज़माना। जैसे आज के डेट में फटा जो जींस होता है वो चलता है। उससे पहले जब लोग पहनते थे, आज से 10 साल पहले जब फटा जींस पहनते थे या फटे कपड़े पहनते थे तो लोग कहते थे भाई कितना गरीब इंसान है। लेकिन आज के डेट में फैशन आ चुका है, मॉडर्न का ज़माना है। तो ये सब क्या है, ये सब आधुनिकीकरण है। जो समाज है वो बदल रहा है और समाज आधुनिकीकरण में आ रहा है। जैसे कि अगर शादी की बात कर लेते हैं, आज से 15 साल पहले शादी में, 10-15 साल पहले शादी में डीजे नहीं जाता था। नॉर्मल जो है नाच गाना ये सब जो है जाते थे, डीजे वगैरह बहुत कम जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, आज की डेट में शादी में अगर डीजे ना जाए तो शादी मातम सा लगता है। और बफर सिस्टम ना हो तो ऐसा लगता है सोच कितना गरीब इंसान है बेचारे, ऐसा भी लोग सोचते हैं। और शादी में जयमाल सेट ना हो तो ये भी सोचेंगे यार कितना गरीब इंसान होगा। लेकिन आज की डेट में ये सब जो परंपरा जो अपना रहे हैं, इसी क्या कहते हैं, इसी को आधुनिकीकरण कहते हैं। यानी जो हमारा समाज है वो समाज अब आधुनिक में बदल रहा है, ठीक है। ऐसे तो आप लिख सकते हैं बना के, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इन क्वेश्चनों को भी आप लिख सकते हैं, ऐसे से समझ के अच्छे से बना के लिख सकते हैं। बहुत अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। आई होप कुछ हिंट तो आपको मिल गया होगा। मैं अगली वीडियो में और अच्छे से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।